नमस्कार, घटना चक्र में आपका स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह और अब बस कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं जब झारखंड में पहले चरण का मतदान प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तब क्या कुछ मुद्दे हैं, क्या स्थितियां परिस्थितियां वहां की हैं, सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम है, इन तमाम मुद्दों पे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे और हमारे तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ रहेंगे और उनसे जानने की कोशिश ये करेंगे आखिर में हवा किस तरह की बह रही है झारखंड के अंदर। सबसे पहले देखते हैं क्या कुछ खास है आज के एजेंडे में। झारखंड में मंगलवार को पहले चरण का मतदान, सुरक्षा के चाक और चौबंद इंतजाम। 13 विधानसभा क्षेत्रों में 199 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर। 14 सालों में 5 मुख्यमंत्री वाले झारखंड में अब नई सरकार और नए सीएम के लिए लोग कर रहे हैं मतदान। जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 15 सीटों पर भी मंगलवार को पहले चरण का मतदान। कई मौजूदा मंत्रियों समेत 123 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर। सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त के बीच मतदान केंद्रों की होगी वीडियो रिकॉर्डिंग। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। इस पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जी मोहंती जी, राजनीतिक विश्लेषक। हमारे साथ आलोक कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। हमारे साथ पुष्पेंद्र कुलशेष जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। अजीत कुमार जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। इन सब से हम जानने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ झारखंड भी चलेंगे और जानेंगे हमारे संवाददाता विकास सिन्हा से क्या कुछ मूड चल रहा है, लोग क्या सोच रहे हैं इस समय, क्योंकि अब बस कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं पहले चरण के मतदान के लिए। आलोक जी, शुरुआत आपसे करेंगे। किस तरीके से देख रहे हैं आप इस चुनाव को? कुछ बदलाव, कुछ अलग कुछ दिखाई दे रही है राजनीति, या फिर आपको लग रहा है कि जो पिछले जो चुनाव रहे हैं उनसे अलग कुछ हटके नहीं हो रहा है? विपुल, जैसा कि आपने बताया अभी कि 5 मुख्यमंत्री बदल चुके हैं और 9 सरकारें देख चुकी है 14 साल में, तो बड़े कम उम्र में बहुत बड़ा अनुभव है झारखंड के मतदाताओं को और इसके दरमियान उन्हें छठा मुख्यमंत्री चुनना है। तो इस लिहाज से कोई बड़ा परिवर्तन छठे मुख्यमंत्री बनने के बाद ही होगा, ऐसा लग रहा है। नहीं, जो सबसे बड़ी बात है, जब आज हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और आप जब 12 बता रहे हैं, 12 घंटे भी नहीं रहे हैं मतदान के समय शुरू होने के, तो 12 घंटे के बाद जिन इलाकों में, जिन 13 विधानसभा सीटों पर लोग मतदान करने जाएंगे, उनका इतिहास बड़ा खतरनाक रहा है। वो नक्सलवाद प्रभावित इलाके हैं और वहां के लोग लोकतंत्र को अगर जिंदा रखने के लिए वहां आते थे तो उसकी बड़ी कीमत चुकाते रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात हुई है इस बार, इस स्टूडियो में बैठ करके कहा जा सकता है कि ऐसा हुआ नहीं था झारखंड के इतिहास में कभी, वो ये कि माओवादियों ने लोगों से कहा है कि आप जाएं मतदान केंद्र तक। ये भारत के इतिहास में एक बड़ी घटना के तौर पर होने जा रहा है और जिसमें वो कह रहे हैं कि ऐतराज है इस मतदान पे हमें, इसलिए आप नोटा का बटन दबाएं। ये भारत की राजनीति को एक नई दिशा देने वाला है और पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह गृह मंत्री और इसके अलावा साल भर से जो उस इलाके में नक्सलाइट के खिलाफ जो ये मूवमेंट चला है, हमारे अर्धसैनिक बलों ने जो कमाल किया है, उस कमाल का एक बहुत बड़ा नतीजा है जो कल दिखने को मिला। इसको इस तरीके से देख सकते हैं क्या कि मेन स्ट्रीम में आने की एक पहल के तौर पर देख सकते हैं नक्सलियों के? बिल्कुल, एक कसमसाहट बहुत लंबे समय से रही थी। आप पड़ोस के मुल्क अगर नेपाल की बात करें तो वहां प्रचंड इसी मूड में थे और एक दफे आए और मुख्यधारा में आया और उन्होंने राजनीति का स्वाद चखा। यही बार बार बात की जा रही थी, नक्सली आए मुख्यधारा में और शामिल हो। तो ये पहला ही कदम सही, लेकिन उन्होंने इसका बहिष्कार बंद किया है। ये झारखंड के इतिहास में और खास करके इन 13 सीटों पर जो जहां बड़ा भयानक बड़ी कीमत चुकाकर लोग आते थे और कई लोग अपनी जान गंवा देते थे, उन्होंने शहादत दी है इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए। उनके लिए एक सम्मानजनक बात हो रही है कि इस बार माओवादी कह रहे हैं कि जाइए और खुशी से जाइए, मतदान केंद्रों तक जाइए और उस बटन को दबाइए और एहसास कीजिए कि क्या उसकी आवाज में खासियत है। चलिए मोहंती जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जैसा कि एक अच्छी पहल जो हुई है झारखंड के अंदर वो ये कि पूरी तरीके से चुनाव का बहिष्कार करने के लिए नहीं कहा गया है। ये इस कदम को आप किस तरीके से देख रहे हैं? सुरक्षा एजेंसियों के लिए कितनी बड़ी ये कामयाबी होगी? क्योंकि अब जब लोग वहां जाएंगे उसके बाद उनके ऊपर ये प्रभाव इस बात का नहीं होगा कि मतदान केंद्र तक पहुंच गया, वो नोटा दबाएं या किसी और को भी दे सकते हैं। आप इसको किस तरीके से इस पहल को देख रहे हैं? देखिए, मैं ये सोचता हूँ कि जो इलेक्शन कमीशन ने इस बारे में काम किया है और हमारे सिक्योरिटी फोर्स ने जो काम किया है इसमें, तो उसका ये नतीजा है कि लोग
चाहे वो माओवादी ने बताया हो, जो भी हो, लोग ज़्यादातर आके इलेक्शन जो प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेंगे, बूथ में आएंगे और वोट देंगे। लेकिन वो माओवादी के बताने के जो बता रहे हैं कि नोटा दबाइए, वो कितने दूर तक उसको करेंगे वो एक्चुअली अभी बताया नहीं जा सकता है। मुझे लगता है कि लोग अपने मोरल उससे और अपने नैतिक उससे वो सही बटन दबाएंगे, मुझे ये लगता है। वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा क्या इस बार, जो खासतौर से उन इलाकों में जो कि बहुत ज्यादा नक्सल प्रभावित रहे हैं? हाँ जरूर, वोटिंग परसेंटेज तो बढ़ेगा, क्योंकि इस बार जो सुरक्षा का स्थिति है वो थोड़ा अच्छा हुआ है। सिक्योरिटी फोर्स ने काफ़ी अच्छा काम किया है उधर, और ऊपर से जो राजनीतिक नेता लोग हैं वो सब जाके लोगों को समझाया, तो उस वजह से एक माहौल क्रिएट हुआ है जिसमें मुझे लग रहा है कि ज़्यादा लोग आके इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, इलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेंगे। आपसे जानना चाहेंगे अजीत जी, आप किस तरीके से देख रहे हैं जो सुरक्षा के इंतजाम, जो हम तमाम तस्वीरें भी आज दिन भर हम दिखा रहे थे अपने दर्शकों को, किस तरीके से MI-17 जो है लगाई गई है कि जो तमाम जो पोलिंग पार्टी के मेंबर्स हैं, जो मतदान कर्मी हैं, उनको सुरक्षित वहां तक पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की गई है। बहुत लोग इस बात से खुश भी हैं, सुरक्षा को लेकर के तमाम बातें कही जाती है। लेकिन मैं आपसे प्रतिक्रिया लूंगा, लेकिन उससे पहले जरा देखते हैं, हमने एक खास रिपोर्ट तैयार की है सुरक्षा को लेकर के किस तरीके से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, और खासतौर से उन इलाकों में जहां पर सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित जो इलाके हैं। इसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आसमान में मंडराते सेना के ये MI-17 हेलीकॉप्टर मंगलवार को मतदान के लिए आने वाले लोगों में जज्बा पैदा करने के लिए है। नक्सल प्रभावित चतरा, पलामू और गढ़वा में अब से पहले मतदान के लिए निकलने वाले लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ता रहा है, मगर इन हेलीकॉप्टरों ने वोट के बदले गोली की धमकी देने वालों के मंसूबे तोड़ कर रख दिए हैं। लिहाजा पहली बार मतदान के बहिष्कार की बजाय दो दांत माओवादियों ने लोगों से नोटा का बटन दबाकर पी की आवाज निकालने को कहा है। ये हेलीकॉप्टर न सिर्फ झारखंड के लोगों में भारतीय लोकतंत्र के प्रति भरोसा बढ़ा रहे हैं, बल्कि इन पर मतदान अधिकारियों को मतदान केंद्रों तक पहुंचाने और मतदान संपन्न होने के तुरंत बाद सुरक्षित वापस ले जाने का दारोमदार है। चुनाव के दौरान ये चील की तरह जमीन पर नजर रखेंगे ताकि कोई अप्रिय घटना न घट सके। जिन तूफानी हवा के झोंकों के साथ ये लोगों को उतार रहे हैं, किसी संकट की घड़ी में उसी तेजी के साथ ये पोलिंग पार्टी को यहाँ से बचाकर उड़ा ले जाएंगे। नक्सल प्रभावित सुदूरवर्ती इलाकों में सैकड़ों ऐसे बूथ हैं जहां लोगों को हेलीकॉप्टर से पहुंचाया जा रहा है। सेना के ये हेलीकॉप्टर चुनावी पार्टियों को बूथ पर लाने ले जाने के अलावा चुनाव से जुड़ी एक एक गतिविधि पर नजर रखेंगे, ताकि चुनाव में खलल पैदा करने की किसी भी जरूरत को नेस्त नाबूद किया जा सके। सेना के ये जांबाज MI-17 हेलीकॉप्टर हौसला बढ़ा रहे हैं मतदाताओं का, चुनाव कराने वाले अफसरों का। ये नकेल कस रहे हैं उन नक्सलियों की जो छुपकर वार करते हैं, घात लगाकर बेगुनाह लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। चलिए, तो देखा आपने किस तरीके से पुख्ता इंतजाम सुरक्षा के किए गए हैं, और उन अधिकारियों को इस बात के लिए जो मन में एक डर था कि क्या स्थितियां होंगी, एक तरीके से एक मन में सिक्योरिटी तमाम लोगों के मन में आई है, एक सुरक्षा की भावना आई है कि वो किसी जंग पर नहीं जा रहे हैं। ये एक बड़ी बात है। अजीत जी, आपसे जानना चाहेंगे, जो सुरक्षा के तमाम इंतजामात किए गए हैं, कैसे आप देख रहे हैं, और खासतौर से जो अपील की गई है नक्सलियों की तरफ से, उसको कितना सकारात्मक माना जाए? देखिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है वो दायित्व है चुनाव आयोग का, और चुनाव आयोग के तहत जो भी अधिकारी हैं उनसे अनुरोध किया गया था, भारत सरकार से अनुरोध किया गया था कि आप ये सारे इंतजाम करें हेलीकॉप्टर के जरिए, इसलिए कि सुदूरवर्ती इलाकों में जो बहुत ही डेंजरस इलाका है, जहां माओवादियों का गढ़ है, उन इलाकों तक पहुंचाया जाए मतदान कर्मियों को। इसके लिए ये सारा इंतजाम किया गया। लेकिन जो आपका जो मूल प्रश्न है कि लोकतंत्र में जो भागीदारी हो रही है इस बार, चाहे वो नोटा की अपील हो, देखिए वहां के जो नक्सलवादी जो लोग हैं, नक्सलवाद से जो प्रभावित लोग हैं वो भी, और नक्सलवाद में यकीन रखने वाले लोग हैं वो भी, उनको अब यकीन हो चला है कि कम से कम जो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी है उसमें हिस्सा लेना ही पड़ेगा। हालांकि ये अपील नक्सलवादियों की कि आप जाके नोटा का बटन दबाएं, ये साफ तौर पर अभी भी इशारा करता है कि सब कुछ ठीक नहीं है। अभी भी उनका यकीन, कम से कम
जो सिस्टम है उसके उसमें नहीं है और सिस्टम की खिलाफत वो करते पर एक रहेंगे। पहला कदम उठाया है तो इसे सकारात्मक लेंगे आप? पहला कदम सकारात्मक ये है कि बंदूक चलाकर उनको अब कम से कम ये मालूम चला है कि बंदूक उठाकर ये राजनीति में परिवर्तन नहीं कर सकते, सामाजिक परिवर्तन नहीं कर सकते। तो गृह मंत्री की अपील थी, प्रधानमंत्री खुद गए थे, उन्होंने अपील की कि मुख्य धारा में लौटिए। तो एक बहुत बड़ी बात है कि कम से कम वो आएंगे, अपनी ना ही सही लेकिन पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी में पहली बार अगर वो शामिल होंगे और अपनी बात रखेंगे तो ये एक बहुत बड़ी बात है और एक सकारात्मक कदम है। पुष्पेंद्र जी, आप कैसे देख रहे हैं इस कदम को? कम से कम लोगों को घर से बाहर निकलने का मौका तो मिलेगा। बहुत लोग ऐसे होते थे जो डर के मारे चाहते थे डेमोक्रेसी में हिस्सा लेना, लेकिन जो जिस तरह की अपील होती थी लोगों को अपनी मौत का डर रहता था, इस वजह से लोग निकलते नहीं थे जो नक्सली प्रभावित इलाके होते थे। इसे एक पॉजिटिव कदम माने, भले ही छोटा ही सही। नहीं, मैं इसको बहुत छोटा नहीं, मैं बहुत बड़ा कदम मानता हूं इसको। और उसकी वजह यह है कि आप जब पूरे खासतौर से जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं वहां जब आप सरकार की तरफ से कोशिशें करते हैं, फोर्स लगाते हैं, सीआरपीएफ लगाते हैं, तो किन लोगों के डर से लगाते हैं? सवाल यह है कि जिन लोगों से डर है, अगर वो ये अपील कर रहे हैं कि आप वहां जाएं, नोटा का बटन दबाएं, ये हो सकता है उनका इंस्ट्रक्शन हो, लेकिन इसके पीछे एक और बात देखें कि जो लोग परंपरागत तौर पर इस पूरी लोकतंत्र प्रक्रिया का विरोध करते रहे, अब अगर वो आना भी चाहते हैं तो एक फेस सेविंग फॉर्मूला उनको चाहिए कि एकदम वो ये कहें कि हम बिल्कुल उत्साह के साथ वैसे शामिल होंगे। ये तो उन्होंने एक तरीके से ये जाहिर कर दिया कि इस प्रक्रिया में हमारा यकीन है। अब जो आदमी वहां जाके नोटा दबाएगा या नहीं दबाएगा ये लिख के तो कहीं नहीं आएगा ना। कम से कम जो बूथ से बाहर निकलेगा उसको इस बात के लिए गोली नहीं खानी पड़ेगी कि तुमने वोट क्यों डाला। सवाल यह है उसने वोट किसको डाला या नहीं डाला ये अलग बात है, लेकिन इससे बड़ा मुझे लगता है कि नक्सल की जो पूरी पहचान है, माओवाद की जो पूरी पहचान है, जो आलोक भाई ने जो नेपाल की मिसाल दी है, मुझे लगता है कि वो जो आलोक भाई भी, ये जो अपने अजीत भाई भी जो कह रहे हैं, उसमें ये जरूर मुझे लगता है कि ये तमाम सारी चीजें वो समझ तो रहे हैं, लेकिन एक हेजिटेशन होता है कि आपकी एक बड़ी ट्रेडिशनल स्टैंड होता है, उसको कैसे आप पब्लिकली ये एक्सेप्ट करें कि हमने उसको छोड़ दिया है। ये उस छोड़ने की प्रक्रिया है, इससे वोट परसेंटेज बढ़ेगा और साथ साथ वो तमाम सारे लोग जो इनके डर से बाहर नहीं आते थे, आज तो वो जो हार्डकोर माओवादी है उनसे भी कह रहे हैं आप जाइए, पार्टिसिपेट कीजिए, लेकिन इनके डर से जो लोग नहीं आते थे, इस वजह से वोट परसेंटेज भी बढ़ेगा और मैं समझता हूं सुरक्षा बलों के ऊपर बोझ भी कम होगा। और एक साथ साथ आप देखिए कि दो राज्यों में जो हाँ कल पहले चरण का मतदान हो रहा है, चाहे झारखंड हो या कश्मीर, कश्मीर में भी तमाम मेन लाइन की पार्टियां जो हैं वो सेपरेटिस्टों से कह रही हैं कि आप बहिष्कार न करें और इसका नुकसान होगा। में पहले होता यह था, चाहे वो एनसीपी हो और चाहे पीडीपी हो, वो कभी भी सेपरेटिस्टों अपील नहीं करते थे। ये अपील बताती है कि तमाम जगहों के सेपरेटिस्ट या विरोध करने वाले या बहिष्कार करने वाले लोगों की गिनती कम हो रही है, ज्यादा परसेंटेज जो है वो लोगों को, अच्छे लोगों को चुनने में फायदा पहुंचा। चलिए इसी बात पे एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन सवाल अभी भी ये बना है कि जब वोटिंग परसेंटेज अगर बढ़ता है तो क्या इसका असर नतीजों पर भी होगा? जो तमाम कयास अनुमान लगाए जा रहे हैं, क्या वो पूरी तरीके से बदल जाएंगे? इस पर चर्चा एक छोटे से ब्रेक के बाद। घटना चक्र में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हम बात कर रहे थे झारखंड में अब बस कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं पहले चरण के मतदान में। क्या स्थितियां बन रही हैं, सुरक्षा के किस तरीके के पुख्ता इंतजाम है और क्या इस बार तस्वीर बदलेगी, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत हम कर रहे हैं। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ दिनेश सिंह भी जुड़ चुके हैं, नेता भारतीय जनता पार्टी के। इसके अलावा हमारे साथ जी मोहंती जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। आलोक कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। पुष्पेंद्र कुलशेष जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। अजित कुमार जी हमारे साथ बने हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। आलोक जी, आपसे सवाल होगा, चूंकि कल का दिन सुबह से ही वोटिंग शुरू हो जाएगी, अब जो वहां पे जो 13 ये सीटें हैं, वहां पर क्या कुछ सियासी आंकड़े कह रहे हैं, वहां पर क्या स्थितियां बन रही हैं, कुछ विश्लेषण आपने क्या हुआ है, जरा हमारे दर्शकों को बताइए। ये 13 सीट जो हैं हम लोग जिस पे चर्चा कर रहे हैं, तकरीबन सारे सीटों पर नक्सलियों का पूर्व में असर रहा है। प्रधानमंत्री ने 2 रैलियां की हैं, चीजों को मोड़ने की कोशिश की है। राजनाथ सिंह ने जद्दोजहद की है काफी, सोनिया गांधी खुद गई हैं वहां पर।
तो काफी गर्माहट के बाद ये मतदान के लिए लोग आ रहे हैं। माओवादियों का ऐलान हुआ, जो हम लोग इस पर चर्चा कर रहे थे, वो कह रहे हैं नोटा पर वोट डालने के लिए आई। तो जो सीटें हैं ना विपुल, उसमें चतरा है। चतरा का इतिहास रहा है कि यहाँ पे नक्सलवादी जिसको चाहते थे वो जीतता रहा था, और कई बार होता था कि लोग, कई निर्दलीय भी वहां जीत के चले आए। और जैसे पिछली बार वहां जो जीता था आरजेडी के उम्मीदवार थे। चतरा का पूरा टेम्परामेंट बिहार से मिलता जुलता है, बॉर्डर स्टेट है, तो वहीं के जाति समीकरण वहां लागू होते हैं और वहां के नेताओं का इन्फ्लुएंस रहा है। इनफैक्ट जब झारखंड बना था तो चतरा बिहार में रहे या झारखंड में रहे, इस पर काफी विवाद हुआ था और बहसवाद। लेकिन उसके बावजूद असर, जो मैं बार बार कह रहा हूं कि ये सीट बुरी तरह से नक्सल प्रभावित रहा था। तो पिछली बार आरजेडी के हिस्से में आया था ये, और उससे पहले ये बीजेपी के हिस्से में रहा था। तो एक बार फिर से बीजेपी इसे रिटेन कर पाती है या नहीं, उसे देखने वाली बात होगी। चतरा के अलावा गुमला की भी यही हैसियत है, बिशनपुर की भी यही हैसियत है, लोहरदगा में इन्हीं एक सीटों में लातेहार, पांकी, डाल्टनगंज, बिश्रामपुर, छतरपुर, हुसैनाबाद, गढ़वा, ये तमाम इलाके कहीं ना कहीं नक्सलवाद के अपील, नक्सलवादियों नेताओं के अपील पर डिसाइड होते रहे थे कि किसके पक्ष में मतदान करना है या नहीं करना है। लेकिन इस बार एक प्रॉपर प्लेग्राउंड मिल गया है। सुरक्षा बलों ने लोगों के लिए खुली छूट दे दी है और हर नेता अपने हिसाब से जाकर अपील कर पाए। इसी का नतीजा है कि इस बार सबसे अधिक संख्या में वहां उम्मीदवार हैं इन 13 सीटों पर, और 199 उम्मीदवार अपनी किस्मत कल आजमा रहे हैं, मतदाताओं के सामने हैं। और इनमें इस बार लगता है कि नक्सलियों का नोटा वाला अपील के बजाय मतदान करने वाला अपील ज्यादा प्रभावी होता जा रहा है, हावी होता जा रहा है। लेकिन दिलचस्प होगा, कल हर बार यहां पर हिंसा की खबरें आती थी, कल उम्मीद की जा रही है कि कल प्यार, मोहब्बत और मतदान की खबरें आएंगी। चलिए, उम्मीद करते हैं कल शांतिपूर्ण तरीके से पूरा मतदान हो। अब सीधे चलते हैं जरा झारखंड। हमारे साथ लगातार बने हुए हैं हमारे संवाददाता विकास सिन्हा, वहां पर से मौजूद हैं और तमाम लोगों के साथ वो वहां पर मौजूद हैं। विकास, आपसे जानना चाहेंगे मूड क्या कुछ लग रहा है? अब कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं, आज की रात गुजरेगी, सुबह लोग अपना फैसला, सुबह तक अपना फैसला कर लेंगे। अभी वहां पे जो तमाम लोग आपके साथ हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, क्या कुछ उनके मुद्दे हैं, सुरक्षा से कितने संतुष्ट हैं, जरा सुनाइए हमको। बिल्कुल, कौन कौन मौजूद है? जैसे बता रहे हैं कि पलामू बराबर जो है नक्सल के जो है प्रभावित जिला में माना जाता है। पलामू हो, चाहे गढ़वा हो, चाहे लातेहार, चाहे गुमला हो, चाहे चतरा, ये नक्सल प्रभावित जिलों में आता है। और इसके लिए जो सुरक्षा की व्यवस्था, जिस तरह से हमारे साथ सबसे पहले सवाल उठाते हैं, हमारे साथ जो स्थानीय व्यवसायी भी है और प्रबुद्ध है, नागरिक गिने जाते हैं डाल्टनगंज के, ठाकुर किरण कुमार सिंह वो मौजूद है। हम जानना चाहेंगे कि जो सुरक्षा की बात जिला प्रशासन कर रही है, कल मतदान होना है, बहुत कम समय बचा है, कितनी आपको उम्मीद है कि मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हो पाएगा? यहाँ पे मतदान शांतिपूर्ण जरूर संभव होगा। यहाँ के लोग इतने बुरे नहीं है जितना लोग समझते हैं। गलतफहमियां में कुछ काम हो जाती है, जिसके चलते हमारे जिले के प्रतिष्ठा पर दाग लग जाती है। ये दाग मिटाने के लिए यहाँ के सारे नागरिक तैयार हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि जिला प्रशासन एकदम आराम से यहाँ पर प्रशासन चुनाव करा लेगा और किसी को कोई क्षति नहीं, पूरी किसी भी ढंग का क्षति नहीं हो पाएगी। क्या लगता है कि जिला प्रशासन बार बार दावा करती है कि सुरक्षा के मुकम्मल इंतजाम किए गए हैं, उस पर क्या लगता है? मैं इनकी बातों का समर्थन करता हूं, चूंकि जिले में चप्पे चप्पे पर पुलिस, हर बूथ पर पुलिस इतनी ज्यादा मात्रा में है कि कहीं से कोई संभावना ऐसा नहीं है, शांतिपूर्ण ढंग से मतदान होगी, कहीं पर किसी तरह का वोग्रेशन का कोई सवाल। जिले के पुलिस जो जल जवान तैनात किए गए हैं, चप्पे चप्पे पर तैनात किए गए हैं। हमारे साथ एक जो है सबसे जो अहम प्रश्न है कि मेरे साथ एक समाज सेवी संगठन से आते हैं, युवा जागृति केंद्र के अध्यक्ष हैं राजन जी। राजन जी, बताइए कि जो पुलिस बराबर ये व्यवस्था की बात करती है जिले के मुकम्मल व्यवस्था की बात, लेकिन बराबर कहीं ना कहीं कोई ना कोई अनहोनी घटना घटती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में जिला प्रशासन जिस तरह की व्यवस्था उससे कितने संतुष्ट मानते हैं आप? देखिए, जिला प्रशासन पर यहाँ के प्रबुद्ध नागरिकों का और यहाँ की जनता का पूर्ण भरोसा है। साथ ही यह कहूँगा कि यहाँ पर जो भी नक्सल गतिविधियाँ इस जिले में चलती हैं और जो भी संगठन सक्रिय हैं, समस्या केवल उन क्षेत्रों में जो इंटीरियर फील्ड्स हैं, केवल वहीं पर देखी जाती है। और
हमें भरोसा है, जनता भरोसा करती है जिला प्रशासन पर, इनकी क्षमता पर कहीं कोई संदेह नहीं। बिल्कुल, आपने कहा कि इंटीरियर जो है, बता रहे हैं कि आप ज्योति पांडे जी, आप भी एक मतलब व्यवसायी हैं, बताइए इसकी जो व्यवस्था की बात आ रही है, जो प्रशासन की बात आ रही है, जो कह रहे हैं कि नक्सल, अभी जो इस राजनीति ने कहा कि सुदूरवर्ती इलाकों में दहशत का माहौल रहता है, आप कितना इस पर मानते हैं? देखिए, प्रशासन ने जो इलेक्शन को लेकर व्यवस्था की है, निश्चित रूप से बहुत अच्छी व्यवस्था है, मगर ये डाल्टनगंज का जो आसपास का इलाका है वो नक्सल प्रभावित इलाका है, और अगर इक्का दुक्का घटना हो जाए तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता, मगर मोटे तौर पे देखने पे लगता है कि प्रशासन द्वारा इलेक्शन को लेकर अच्छी व्यवस्था की गई है। बता दें कि 2 दिन पहले डीजीपी हमारे आए थे और चीफ सेक्रेटरी भी आए थे, और उन्होंने के बाद संतुष्ट जाहिर किया कि जो व्यवस्था है, जो पुलिस की मुकम्मल व्यवस्था, उस पर वो काफी जो संतोष व्यक्त किया था। और डीजीपी ने कहा था कि मतदान का हमारे साथ भाजपा के जिला महामंत्री हैं, क्या लगता है मतदान का प्रतिशत बढ़ेगा, क्या उम्मीद है? मतदान का प्रतिशत निश्चित तौर पर बढ़ेगा विकास जी, इसलिए कि रुझान है लोगों में अस्थायी सरकार देने के लिए, लोगों के प्रति जो जज्बा देखने को मिल रहा है, निश्चित तौर पर लोग जो प्रशासनिक तौर पर भी वोट देने का जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है, लोगों में उत्सुकता है, और खासकर नौजवान साथी ललायत है वोट देने के लिए, इसलिए प्रतिशत बढ़ेगा वोट के। बिल्कुल, विजय जी का कहना है कि नौजवानों में खासा उत्साह इस बार जो देखने को मिली, कि नौजवानों में खासा उत्साह देखने के लिए, खासकर बता दें कि इस बार मतदाता जो इस बार कल मतदान हो रहा है, उसमें काफी संख्या में नौजवान जो पहली बार अपनी मत का प्रयोग करेंगे। विकास में एक बात बताइए, जो विकास सुन पा रहे हैं आप मुझे? विकास, आपको आवाज मिल रही है? जो हाँ, आवाज सुनाई दे रही है जी। विकास, मेरा एक सवाल है आपसे, यहाँ पे तमाम हमारे पैनलिस्ट जानना चाहते हैं, नक्सलियों की तरफ से जो एक अनूठी अपील की गई है कि पहली बार ये कहा गया है कि आप मतदान केंद्र तक जाएं और नोटा का बटन दबाएं, लेकिन जाएं, ये कितना पॉजिटिव होगा? और दूसरा सवाल ये है कि सीआरपीएफ की जो तमाम सुरक्षा के जो कड़े इंतजाम किए गए हैं, उससे लोग संतुष्ट हैं, या इस बार जो अपील हो रही है, लोगों को लग रहा है कि नक्सलियों का खौफ भी क्या कुछ कम हुआ है क्या? ये जानना चाहेंगे वहां के लोगों से। बिल्कुल मेरा प्रश्न यह है कि जो इस बार, पिछले बार नक्सलियों ने घोषणा किया था कि वोट देने का बहिष्कार करते थे, इस बार उन्होंने घोषणा किया है कि नोटा का प्रयोग करें, यानी अब मतदाताओं को मतदान केंद्र पर जाने की अनुमति दी है, इसका कितना असर पड़ेगा ग्रामीण क्षेत्रों में? ग्रामीण क्षेत्रों में भी वोट पड़ेगी, शहरी क्षेत्रों में बहुत ज्यादा मात्रा में वोट पड़ेगी। वोट देना जनता का अधिकार है, इसे वंचित करना हमारे दृष्टि से अनुचित नहीं, लेकिन उसका कितना असर पड़ेगा? नक्सलियों का इस तरह का फरमान जो कि नोटा का प्रयोग करे, क्या कितना असर? अब सुदूर क्षेत्र में तो पड़ेगा ही, लेकिन शहर क्षेत्र में नहीं पड़ेगा, सुदूरवर्ती क्षेत्रों में पड़ेगा। एक प्रश्न उठता है कि क्या लगता है कि जो सुरक्षा की व्यवस्था की गई है, जो सुरक्षा के जो बात आती है, तो उस पर विश्वास आप खरे तौर पर कह सकते हैं कि जो व्यवस्था है उससे आप संतुष्ट दिख रहे हैं? जी, शहरी क्षेत्र में जहां जहां ये है वहां पर किसी तरह की कोई बात नहीं है। सुदूर क्षेत्रों में कुछ जो है सो एक आध दो घटना घट सकती है, लेकिन इसमें भी संभावना कम है, क्योंकि पुलिस जो है सो चप्पे चप्पे पर जो है सो हर बूथ पर पुलिस जो है काफी संख्या में मौजूद है। इससे इसमें हर तरह से बिल्कुल पुलिस के मुकम्मल इंतजाम किए गए हैं। बता दें कि अभी नोटा का प्रयोग हमारे साथ समाज सेवी से हम विकास, एक छोटा सा सवाल है, जरा आप खाली ये पूछने, अलग अलग लोगों का रिप्रेजेंटेशन वहां पर है, व्यवसायी भी हैं, नेता भी हैं, तमाम तरह के लोग हैं, एनजीओ से भी लोग हैं, उनसे पूछिए मुद्दे होंगे क्या जब सुबह वोट डालने जाएंगे? दिमाग में चल क्या रहा होगा? इस बार का मुद्दा रहेगा क्या जिसको लेकर के लोग वोट डालेंगे? प्रश्न उठता है। सबसे पहले हम चूंकि भाजपा के महामंत्री इन्हीं से प्रश्न पूछते हैं कि इस बार जो वोट का प्रतिशत, वोट लोग जो मत कर देने जाएंगे, क्या सोच करके मत देंगे? इस बार का जो मतदान होने जा रहा है वह झारखंड का भविष्य तय करेगा, और जो रुझान है, जो लोगों में रुझान दिख रहा है, वह एक विकास के लिए, एक नई दिशा देने के लिए इस राज्य में अब की वोटिंग होने जा रही है। क्या लगता है, आप एक स्वयंसेवी संगठन से आते हैं, क्या लगता है इस बार का जो मुद्दा होगा वो क्या मुद्दा सोचकर लोग अपना मत का प्रयोग करेंगे? देखिए, मुद्दा कहीं न कहीं बेहद स्पष्ट है। बिल्कुल विकास, मुद्दा कहीं न कहीं बिल्कुल स्पष्ट है कि झारखंड के जो विकास, एक और सवाल है, आप इस सवाल को तो पूछिए, जरा ये पता करिए, जरा जो बीजेपी के आपके पास जो नेता हैं उनसे पूछिए, आखिर में मुख्यमंत्री बनेगा कौन उनकी पार्टी का वहां पर? मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ के नागरिक भी
एक स्पष्ट बहुमत वाली सरकार चाहेंगे। क्या लगता है इस बार भाजपा की सरकार बनने की संभावना, जिस तरह से सर्वे रिपोर्ट आ रहा है कि भाजपा की भी सरकार नहीं बनने जा रही है, क्या लगता है कि भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी? सारे आंकड़े फेल हो जाएंगे विकास जी, निश्चित तौर पर मैं बता रहा हूँ कि मुख्यमंत्री कौन होगा विकास? और पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी भाजपा की। मुख्यमंत्री कौन? जरा पूछिए नेताजी से, मुख्यमंत्री कौन होगा? तय करेगा, हम परिवार है भाजपा और परिवार के सदस्य बैठ के तय करते हैं इसको कौन सीएम बनेगा। क्यों नहीं पहले नहीं तय किया गया? अभी महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, हरियाणा में चुनाव हुआ, चुनाव के बाद तय हुआ हमारे मुख्यमंत्री। यानी चुनाव के बाद मुख्यमंत्री तय होने की बात भाजपा के जो जिला महामंत्री कह रहे हैं कि चुनाव के बाद ही तय किया जाएगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। हमारे साथ ज्योति जी ये बताइए कि जो क्या सोचकर इस बार लोग मत का प्रयोग करेंगे? देखिए, राज्य स्थापना काल से ही राज्य के वासियों ने जिस तरह का विकास झारखंड के लिए सोचा था वो 14 वर्षों में नहीं हुआ। इस बार जनता का मूड है कि पूर्ण बहुमत से सरकार बनाए झारखंड में, कि झारखंड का वो सरकार विकास कर सके, और इसीलिए किसी एक पार्टी को बहुमत आता दिखाई दे रहा है। यानी एक पार्टी बहुमत की सरकार देखने के लिए सपना जो लोगों ने जो सपना देखा था, शुक्रिया विकास, बहुत बहुत धन्यवाद। ये तमाम जो अलग अलग तरह की आवाजें हैं, अलग अलग वर्ग को रिप्रेजेंटेशन जो आप हमें सुना रहे थे, लेकिन अभी भी देखना यह है कि क्या वाकई में बहुमत की सरकार बन पाई किसी एक पार्टी की। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, उसके बाद इसी पर चर्चा। घटना चक्र में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं 25 तारीख मंगलवार को होने वाले झारखंड में पहले चरण के मतदान की। क्या कुछ मुद्दे हैं, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है, तमाम पहलुओं पे हम बातचीत कर रहे हैं। अब जरा आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। पिछले 14 सालों में झारखंड को 9 सरकारें देखी, 5 मुख्यमंत्री बदले। अब बड़ा सवाल ये कि अब छठे मुख्यमंत्री का इंतजार है। कौन से वो चेहरे हैं जो सामने आ सकते हैं, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इस पर हमने एक खास रिपोर्ट तैयार की है। जरा उस पर नजर डालिए, उसके बाद तमाम जो हमारे साथ पैनलिस्ट हैं उनसे चर्चा करते हैं। महज 14 साल की उम्र में झारखंड ने 5 मुख्यमंत्रियों को झेला है। इस छोटे से सियासी सफर में ही 3 बार राष्ट्रपति शासन भी लगाया गया। साल 2010 में चुनाव हुए तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन बहुमत किसी को नहीं मिला। लिहाजा गठबंधन सरकार बनी और बीजेपी के बाबूलाल मरांडी सूबे के पहले मुखिया बने। सियासत बदली तो साथ में सीएम भी बदल गए। 18 मार्च 2003 को अर्जुन मुंडा प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री बनाए गए, वो भी बस 2 मार्च 2005 तक। अब बारी गुरुजी यानी शिबू सोरेन की थी। झामुमो सुप्रीमो ने 2 मार्च 2005 को सूबे की सत्ता संभाली, वो भी बस 10 दिनों के ही मेहमान रहे। एक बार फिर दोबारा अर्जुन मुंडा सत्ता में वापस लौटे अगले 555 दिनों के लिए। फिर वो दिन भी आया जब सियासत में पहली दफा एक निर्दलीय विधायक सूबे की सत्ता का निजाम बन बैठा। 14 सितंबर 2006 को निर्दलीय विधायक मधु कोड़ा मुख्यमंत्री बन बैठे। 23 अगस्त 2008 तक सरकार चलाने के बाद कोड़ा को शिबू सोरेन के लिए कुर्सी खाली करनी पड़ी। 144 दिनों बाद गुरुजी को भी कुर्सी छोड़नी पड़ी और 18 जनवरी 2009 को सूबे में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। 19 जनवरी 2009 से 29 दिसंबर 2009 तक के लंबे राष्ट्रपति शासन के बाद फिर सरकार बनी और शिबू सोरेन तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। इस बार 30 दिसंबर 2009 से 31 मई 2010 तक के लिए। 1 जून 2010 से 11 सितंबर 2010 तक दोबारा राष्ट्रपति शासन लागू रहा। इसके बाद चुनाव हुए तो फिर बीजेपी और जेएमएम ने मिलकर सरकार बनाई और अर्जुन मुंडा एक बार फिर मुख्यमंत्री बन गए। 11 सितंबर 2010 से 18 जनवरी 2013 तक के लिए। लेकिन 18 जनवरी 2013 से 12 जुलाई 2013 तक दोबारा राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। 175 दिनों बाद एक नई सियासी सूरत उभरी और 13 जुलाई 2013 को हेमंत सोरेन सूबे के नए मुख्यमंत्री बन गए। अब छठे की तलाश जारी है। झारखंड का छठा मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका पता 23 दिसंबर को चुनाव नतीजों के ऐलान के बाद चलेगा। इस छठे मुख्यमंत्री के नाम को छांट कर बाहर निकालना राजनेताओं के लिए पहेली का सबब बना हुआ है। इस राज्य ने मुख्यमंत्री की तलाश में अजीबोगरीब प्रयोग किए हैं, फिर भी एक ढंग का मुख्यमंत्री नहीं मिल पाया है।
कभी किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि एक निर्दलीय भी मुख्यमंत्री बन सकता है, लेकिन झारखंड की राजनीति ने इसे अकल्पनीय धारणा का सच बना दिया। इस मिसाल के बाद झारखंड का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर मुकम्मल तौर से कुछ भी कहा नहीं जा सकता। जहां तक बीजेपी की बात है तो उसके पास मुख्यमंत्री के विकल्प के तौर पर अर्जुन मुंडा मौजूद हैं, जिनके पास गठबंधन की सरकार चलाने का खासा अनुभव है। सबसे ज्यादा वक्त तक मुख्यमंत्री होने की वजह से झारखंड के पिछड़ेपन की तोहमत से अर्जुन मुंडा बच नहीं सकते, इसीलिए बीजेपी उनका नाम सामने लाने से हिचकिचा रही है। ऐसे में पूर्व उप मुख्यमंत्री रघुवर दास विकल्प हो सकते हैं, लेकिन रघुवर दास या यशवंत सिन्हा या फिर रविंद्र राय, इनमें से किसी के नाम पर फैसला करने से पहले बीजेपी को ये तय करना होगा कि वो आदिवासी बहुल इस राज्य में गैर आदिवासी मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। बीजेपी के पास अर्जुन मुंडा के अलावा बड़ा आदिवासी चेहरा मुख्यमंत्री के लिए मौजूद नहीं है। ऐसे में बीजेपी के लिए झारखंड का मनोहर लाल खट्टर कौन होगा, इसे लेकर प्रधानमंत्री से थोड़ी भी नजदीकी रखने वाले राजनेताओं को सपने तो आ ही रहे होंगे। संघ की पृष्ठभूमि की वजह से बाबूलाल मरांडी को लेकर रह रहकर अफवाहें उड़ती रही हैं। साल 2003 में गुजरात विधानसभा चुनावों के वक्त उन्होंने चुनावी रैलियां कर गुजरात के तत्कालीन सीएम की भरपूर मदद की थी। मरांडी की प्रचार की वजह से गुजरात के आदिवासी बहुल इलाकों में बतौर मुख्यमंत्री पहला चुनाव लड़ रहे नरेंद्र मोदी को काफी मदद मिली थी। लेकिन बाबूलाल मरांडी को बीजेपी में वापस लौटना होता तो चुनाव से पहले ही लौट आते, लेकिन चुनावों के ऐलान के ऐन पहले बीजेपी ने जिस तरह से बाबूलाल मरांडी के झारखंड विकास मोर्चा के विधायकों को तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल करने का अभियान छेड़ा, वो बाबूलाल को साथ लेने के बजाय चिढ़ाने वाला साबित हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के अलावा एक संभावना ये भी है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा फिर से कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा और भानुमति ने कुनबा जोड़ा की तर्ज पर गैर बीजेपी दलों की सरकार बना ले। मौजूदा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसी पेशबंदी में सक्रिय नजर आ रहे हैं, मगर उनकी सफलता पर मई में हुए लोकसभा चुनावों के नतीजों को देखकर ग्रहण लगा नजर आ रहा है। 2 लोकसभा सीटें जीतने वाली जेएमएम को केवल 9 विधानसभा सीटों पर ही बढ़त मिली थी। वैसे कांग्रेस से तालमेल के चलते जेएमएम ने सिर्फ 4 लोकसभा सीटों पर ही चुनाव लड़ा था। इन 2 दलों के अलावा दर्जन भर छोटे दलों के टिकट से कई विक्षुब्ध नेता अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। त्रिशंकु विधानसभा बनने की स्थिति में किसके हिस्से मुख्यमंत्री की कुर्सी की बटेर आ जाए, इसकी भविष्यवाणी झारखंड की राजनीति का कोई भी जानकार नहीं कर सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, जैन टीवी। चलिए, तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। दिनेश जी, पहला सवाल आपसे ही, क्यों नहीं अपने मुख्यमंत्री का ऐलान आप कर रहे हैं? कौन चेहरा होगा झारखंड में बीजेपी का? ऐसा तो नहीं नुकसान हो आपको इस रणनीति का? नहीं, हम इंतजार कर रहे हैं नाखून आए तब खरोचे। पहले ही आप कैसे बात कर रहे हैं वही जी कि सूत न कपास जुलाओ हम लट्ठम लट्ठा, ऐसी चर्चा आप लोग महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव में भी करते थे। और जब चुनाव में हमको विजय श्री मिली तो हमारा मुख्यमंत्री सबके सामने है, कहीं कोई भी बात नहीं। अगर महाराष्ट्र हरियाणा का आप उदाहरण दे रहे हैं, महाराष्ट्र और हरियाणा को छोड़ दीजिए, राजस्थान से लेकर के दिल्ली की राजनीति तक हर जगह आपने चेहरा आगे रखा है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ रहा हो, एक सफलता आपको मिली है। लेकिन आपके पास अगर उदाहरण देखें तो इस बात के उदाहरण ज्यादा है जब आपने एक चेहरा निश्चित कर लिया और तब आपको ज्यादा समर्थन मिला, तब आपको बढ़िया जीत मिली। विपुल जी, इन 2 चुनावों के पहले हम हमेशा ऐसा करते थे, हम तो मान रहे हैं, लेकिन हमने एक नया प्रयोग शुरू किया है और वो प्रयोग सफल रहा है। तो कहीं से ऐसी कोई संवैधानिक बाध्यता चुनाव आयोग की तरफ से नहीं है, ना तो संविधान की तरफ से है। अगर ऐसी बाध्यता होती तो निश्चित तौर पर हम मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करके चुनाव लड़ते। तो लेकिन चूंकि ऐसी बाध्यता नहीं है। आप लोग कांग्रेस को बोलते थे कि नेता सामने कौन होगा, नेता सामने कौन होगा। जब आपसे सवाल किया जा रहा है, एक एक्सपेरिमेंट 2 राज्यों में सफल हो गया, तो आप कह रहे हैं निश्चित तौर पर वही मुद्दा है। अभी आप चर्चा कर रहे थे पिछले सेगमेंट में, आप कह रहे थे क्या मुद्दा हो? मुद्दा ही अस्थायित्व का है, मुद्दा ही अस्थायित्व का है। आप जिस मुद्दे को लेकर झारखंड का विभाजन हुआ था और हम कहते थे कि नेचुरल रिसोर्सेज सबसे ज्यादा झारखंड में है, इसके बावजूद भी झारखंड का विकास उस हैसियत में क्यों नहीं हो पाया? आज अगर आप जाइए तो सरकारी आंकड़ों में झारखंड में सरप्लस बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी सरप्लस है, लेकिन गांव में बिजली नहीं है। ये आलोक जी, मैं आप ही की बात पे आ रहा हूं। अभी जब आप चर्चा कर रहे थे, मैं जनरल इलेक्शन में वहीं था जहां चुनाव होने जा रहा है। मैं चतरा में था, मैं पलाऊ में था, जहां पर कहा जाता है पहले सरकार चलती है नक्सलाइट की। लेकिन कभी शायद हम इस पर गौर नहीं फरमाए कि आखिर एक कारण क्या है नक्सल का। आज जो मोदी जी जो अपील किए हैं और
आप कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कैसे कह रही कि हम हमारी सरकार बन रही है, 81 सीटें आपने एक बात कही, आपने कहा नाखून होंगे तो खरोचेंगे, नाखून आने की उम्मीद है नहीं क्या आपको? नहीं, विपुल जी वही मैं कह रहा हूं, 81 सीट है, 81 सीट पर हमने 56 सीटों पर बहुमत हासिल किया था। 24 सीट पर हम 2 नंबर पर रहे, दूसरे नंबर पर रहे थे, सिर्फ 1 सीट पर हम तीसरे नंबर पे थे। इस लिहाज से तो हमारी सरकार वहां बहुमत की बनी है। और पिछले चुनाव में आपको मैं यकीन दिलाऊं, मैं चतरा में था, चतरा में शाम को एक वहां लोकल चैनल चलता है, वो डिबेट रखा था, हम लोगों को पता नहीं था, 7 बजे से 8 बजे तक, 7:45 बजे सूचना आती है कि वहां पर सारे प्रतिभागी, वहां सारे दलों के लोग इकट्ठा हैं। हम लोग दौड़ के जाते हैं, 10 मिनट रहता है। कोई भी टीवी का एंकर किसी भी दल के प्रत्याशी के पास जाता है तो सिर्फ एक ही नारा लगता था, मोदी और मोदी। कल की अगर खबर अपने रिपोर्टर से आप पूछ लीजिए तो विरोधी पार्टियों की हताशा इसी में परिलक्षित होती है कि कल डाल्टेनगंज के प्रत्याशी, जहां कल चुनाव होना है, कल उसको 1 बजे से लेकर 7 बजे तक डिटेन किया गया और जिला अधिकारी के अंगरक्षक द्वारा उस पर FIR लॉन्च कराया गया। और उसके बाद न्यायालय की जो टिप्पणी आई है वो सुनकर तो हमको लगता है जिलाधिकारी महोदय को रिजाइन कर देना चाहिए। जिस कार्यक्रम में जिलाधिकारी उपस्थित है, अपने अंगरक्षक से FIR करवा रहे हैं, वहां 7 घंटे लग जाएंगे FIR होने में। तो अभी भी हमको लगता है कि कांग्रेस उस डर से उबर नहीं पाएगी। चलिए आलोक जी, क्या इसका नुकसान होगा या फायदा बीजेपी को, कोई चेहरा ना देने का? दिनेश जी बड़े आसानी से उस बात को गोल कर गए, जिसमें एक सीधा सवाल था, वहां से भी डाल्टनगंज से भी लोगों से पूछा जा रहा था कि उम्मीदवार नहीं है आप मुख्यमंत्री का, लेकिन आप हरियाणा और महाराष्ट्र नहीं जोड़ सकते झारखंड को। आपने भी पूछा कि दिल्ली का भी चुनाव जब नरेंद्र मोदी को आना था तो सामने वो रख के आए थे, और हर्षवर्धन को लाए थे भाई, बिल्कुल बिल्कुल, और ईमानदार चेहरा नहीं तो, और विजय गोयल को हटाना पड़ा इनको। बिल्कुल, आपने चेहरा तो किया था। रही बात झारखंड और ये हरियाणा और महाराष्ट्र में, तो वहां चूंकि इतना बड़ा जनाधार नहीं था, बीजेपी ने कभी प्रयोग नहीं किया था। तो जब तक पिछले 10 साल तक, तकरीबन 14 साल में से भारतीय जनता पार्टी की वहां सरकार रही है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार रही है, और वहां इतना मजबूत आधार है इनका, बीजेपी का, कि वहां लड़ाई दरअसल बीजेपी और एंटी बीजेपी वोट को लेकर हो रही है। लेकिन आप जो कैंडिडेट नहीं दे रहे हैं, और कैंडिडेट नहीं देने के साथ साथ आपने एक ऐसे दल से गठबंधन कर लिया है, नए दल से, जिसका कभी बीजेपी से कोई अलायंस नहीं था, तो उसकी वजह से आपके अंदर एक विरोध है, विक्षोभ है, और कई आपके समर्थक अलग अलग पार्टियों से जाकर चुनाव लड़ने को मजबूर हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में कैसे आप एक डोर में रख पाएंगे, और जो पहले से जो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी वहां होती रही है, लेकिन सरकार बनाने के काबिल बन पाएगी, ये कैसे हो पाएगा, ये नहीं बता। बहुत संक्षेप में मोहंती जी, एक छोटी सी टिप्पणी आपकी, आप कैसे देख रहे हैं झारखंड की स्थिति को? कल पहले चरण का मतदान होना है, आखिरी कमेंट आपसे, फिर उसके बाद हम अगले मुद्दे पे जाएंगे। देखिए, झारखंड में जो आपने अभी रिपोर्ट दिखाया, उसमें क्या उभर के आ रहा है कि स्थायित्व एक ज्यादा सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है। स्थायित्व 14 साल में अपने 5 मुख्यमंत्री देखा और 9 सरकार देखा, तो लोगों में अभी जो नक्सलवादियों ने बोला है कि भाई वोट दो, चाहे नोटा को दो, जैसो भी दो, तो लोग अगर ज्यादातर आएंगे वोट, तो मेरे ख्याल में लोग स्थायित्व के सपक्ष फेवर में जरूर वोट देंगे। दूसरा मुद्दा रहा कि जो झारखंड है, झारखंड में नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, डेवलपमेंट कुछ नहीं हुआ है, तो भ्रष्टाचार भी एक मुद्दा हो सकता है। भ्रष्टाचार एक मुद्दा हो सकता है। चलिए, एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन अब कुछ ही घंटे बाकी रह गए। लगातार हमारी ये कवरेज जो है जारी रहेगी कल सुबह से लगातार। और आपको बता दें कि अभी जो पैनलिस्ट हमारे कह रहे हैं, 2 अहम मुद्दे हैं, एक तो करप्शन और दूसरा अस्थायित्व को लेकर। अभी ये अस्थायित्व जो मौजूदा सरकार है उसको दोबारा दिया जाता है, बीजेपी को दिया जाता है, या फिर जो गठबंधन, महागठबंधन जिसे कह रहे हैं, उसको मिलता है। ये कहीं ना कहीं कल पहले चरण के चुनाव के बाद थोड़ी बहुत स्थितियां स्पष्ट होती हुई दिखाई देंगी। छोटा सा ब्रेक के बाद बात जम्मू कश्मीर की। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करेंगे हम जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में भी कल चुनाव होने हैं, पहले चरण के 15 सीटों पर मतदान होने हैं। क्या कुछ स्थिति होगी, इस पर हम चर्चा करेंगे। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ बने हुए हैं।
सभी से निवेदन है कि समय बहुत कम है तो संक्षेप में अपनी बात रखें। पुष्पेंद्र जी, शुरुआत आपसे। कल जम्मू कश्मीर में जो पहले चरण के चुनाव हैं, क्या इस बार के मुद्दे रहेंगे? एंटी इनकम्बेंसी कितनी हावी रहेगी? क्या बाढ़ का कोई असर देखने को मिलेगा? नरेंद्र मोदी बीजेपी की 44+ की जो अपील है, उस हद पर कितना काम हो रहा है? घाटी में क्या शुरुआत कर पाएगी बीजेपी? ये तमाम सवालों के जवाब बहुत संक्षेप में। देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो लोकसभा का जो जब चुनाव लड़ी थी तो इनके मुद्दे क्लियर थे और ये माना जा रहा था कि जो हार्डकोर वोट है भारतीय जनता पार्टी का वो नरेंद्र मोदी के इसलिए साथ है कि जो वो कह रहे हैं और वही बता भी रहे हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी, आज तमाम अखबारों में भी इस पे आया है कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू में आके कहती है धारा 370, श्रीनगर में जाकर के उस पर खामोश हो जाती है। तो सवाल यह है कि आप जिस मुद्दे से पहचान है भारतीय जनता पार्टी की, अदरवाइज वहां भारतीय जनता पार्टी का पिछले 65 साल में कोई स्टेक नहीं रहा है, लेकिन आज जब आपकी पूरी दुनिया में सरकार चल रही है और आप बहुत उम्मीद भी कर रहे हैं कि हम 44 तक पहुंचेंगे, तो ये एनडीए जो 1998 में था उस टाइप की लचर नीति क्यों है कि हम सरकार बनाने के लिए जो कोर मुद्दा है हमारा, हम उसको इधर भी ये कहेंगे उधर भी वो कहेंगे। मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी के बारे में जो खबर आ रही है कि वो सार्क में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से मुलाकात कर सकते हैं, हाथ मिला सकते हैं, उसका भी असर इस इलेक्शन से कंसर्न है। ओ चलिए अजीत जी, आपकी टिप्पणी, क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए? किस आधार पर वोट करेंगे लोग? देखिए, जो वहां के स्थानीय मुद्दे हैं वो तो अहम है। अभी रिहैबिलिटेशन का मुद्दा सबसे अहम है बाढ़ के बाद। लेकिन मोदी आए कि ना आए घाटी में, ये 46 सीट पर ये फैसला, हालांकि उन्होंने कैंडिडेट्स खड़े किए हैं, कैंडिडेट्स मिले हैं, लेकिन मुझे लगता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट इश्यू होगा। जम्मू में तो बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करेगी, लेह में भी अच्छा हो सकता है, लेकिन घाटी में मुझे नहीं लगता कि खाता खुलेगा। और ड्रीम जो है 44 का या प्लस 44 का, वो अभी दिखता नहीं, टेढ़ी खीर लग रही है। चलिए मोहंती जी, आप जम्मू कश्मीर के चुनाव को किस तरीके से देख रहे हैं? ये क्या एंटी इनकम्बेंसी चुनाव होने जा रहा है या आपको लग रहा है कि भरोसा है लोगों को अब्दुल्ला साहब पर? नहीं, मुझे तो लग रहा है कि यहाँ जरूर एंटी इनकम्बेंसी होगा। और अभी जो बाढ़ आया उधर, उसका भी इन्फ्लुएंस इसके ऊपर रहेगा। तो उसमें जो रिहैबिलिटेशन मेजर और जो रिलीफ ऑपरेशन हुआ, उसका भी असर पड़ेगा इसके ऊपर। और जैसे बताया गया, और फायदा किसको होगा, पीडीपी को या बीजेपी को? या बीजेपी पीडीपी बाद में मिल जाएंगे? नहीं, बीजेपी को तो फायदा इसमें होने वाला है, क्योंकि जो रिलीफ ऑपरेशन हुआ, रेस्क्यू ऑपरेशन और रिहैबिलिटेशन, उसमें बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने काम किया, तो उसका तो असर पड़ेगा इलेक्शन में। लेकिन घाटी में जैसे बताया गया कि बीजेपी का कुछ ज्यादा नहीं होने वाला है, लेकिन मुझे लगता है कि जो खाता तो जरूर खुलेगा उसमें। और उम्मीद ये भी है कि जो 44+ जो कहा जाता है वो शायद बीजेपी वहां अचीव कर ले। आलोक जी, आप कितने सहमत हैं मोहंती जी से? क्या स्थितियां लग रही हैं संक्षेप में? एक अजीब दुविधा है, 4 बड़े फोर्सेस हैं वहां पे। कांग्रेस भी आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, जिस ढंग से उसने उमर अब्दुल्ला की सरकार से नाता तोड़ा और मैदान में गई है, तो उसके हिस्से में भी वोट आएंगे जो कि एंटी एस्टैब्लिशमेंट है। पीडीपी के हिस्से में एंटी एस्टैब्लिशमेंट वोट आने हैं। और उसके अलावा बहुत दिनों से बात चलती आ रही थी कि उमर अब्दुल्ला ने वाजपेयी की सरकार चलाई थी, तो कहीं बीजेपी इंक्लाइन करे उमर अब्दुल्ला के तरफ, लेकिन वो भी बीजेपी ने क्लियर कर दिया, ना वो पीडीपी के साथ है ना उमर अब्दुल्ला के साथ है। तो इन 3 बंटवारों के बीच में बीजेपी कहां ठहरती है? क्या बीजेपी को ये 3 हिस्से में एंटी बीजेपी वोट बढ़ जाने से या सत्ता विरोधी वोट बढ़ जाने से किसको फायदा किसको नुकसान हो रहा है, ये देखना बड़ा अहम होगा। लेकिन 4 महत्वपूर्ण प्लेयर वहां खड़े हो गए हैं। और जो सबसे बड़ी बात हुई विपुल, झारखंड की बात हम लोग कर रहे थे, तो यहां भी जो हम लोग हमारे पैनलिस्ट में बता रहे थे एक साथी कि अलगाववादियों ने को साथ जोड़ने की जो बात हुई है, तो ये भारतीय लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है, नतीजे चाहे जो हों, लेकिन लग रहा है कि इस बार का जम्मू कश्मीर चुनाव भी फ्री एंड फेयर होगा और लोग बड़े हिम्मत के साथ उसमें शामिल होंगे। दिनेश जी, आखिरी टिप्पणी आपसे। आपकी पार्टी ने बहुत एम्बिशियस टारगेट रखे हैं, 44+ सरकार बनाना आप चाह रहे हैं। तमाम ऐसे मुद्दे जिसको लेकर के आप लोकसभा चुनाव में जीते थे, उन मुद्दों को आप छू नहीं रहे हैं। धारा 370 की बात नहीं कर रहे हैं। आपकी विधायक हैं जो उम्मीदवार हैं, वो कह रही हैं कि अगर 370 को लेकर कोई बात हुई तो हम बंदूक उठा लेंगे। कैसे देखा जाए, क्या जीत के लिए
तमाम विचारधाराओं को छोड़ के बीजेपी आगे चल रही है? बहुत संक्षेप में। भारतीय जनता पार्टी किसी भी विचारधारा को छोड़कर आगे नहीं चल रही है। और रही बात दूसरी 44+ की बात, तो हम 44+ के लक्ष्य को जरूर हासिल करेंगे। इसी तरह से जब जनरल इलेक्शन में हम अपने लक्ष्य को आगे रखे थे, तो जितने राजनीतिक पंडित थे सब भारतीय जनता पार्टी के दिवा स्वप्न की बात करते थे, हम उसको अचीव किए हैं। और दूसरा चीज, और दोनों जो इलेक्शन है झारखंड जैसे, इसके पहले हरियाणा और महाराष्ट्र का इलेक्शन था, मैं बार बार निवेदन करता था कि भूमि के मुद्दे पर हुआ था, महिला उत्पीड़न के मुद्दे पर हुआ था। और इस बार जम्मू कश्मीर और झारखंड का भी जो इलेक्शन है उसका भी एजेंडा सेम है। वहां भी खूनी क्रांति है, यहाँ भी खूनी क्रांति है। वहां भी अस्थायित्व चाहिए, वहां भी अस्थायित्व चाहिए। वहां भी विकास चाहिए, वहां भी विकास चाहिए। वहां भी रोजगार चाहिए, वहां भी रोजगार चाहिए। वहां भी भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहिए, वहां भी भ्रष्टाचार। आपकी उम्मीदवार कहती है 370 को छुएंगे तो बंदूक उठा लूंगी। हम जो भी वहां करेंगे वहां की जनता से पूछ कर करेंगे, यही तो हम बार बार निवेदन कर रहे हैं। हम किसी के कहने से नहीं करने जा रहे हैं, वहां की जनता के जो हित में होगा भारतीय जनता पार्टी वही करने जा रही है। और आप जानिए मैनिफेस्टो बनाने से पहले कांग्रेस जो हमने मैनिफेस्टो बनाया बहुत सोच समझ के बनाया। 370 पूछ के नहीं रखा था, आप पूछ रहे हैं। हम जो पूछ कर रखे निश्चित धारा 370 को ठंडे बस्ते में डाल, हम किसी बस्ते में नहीं डाल रहे हैं, न गर्म बस्ते में न ठंडे बस्ते में। हमारा जितना सामान्य बस्ते में है, न हम ठंडा होते हैं न हम गर्म होते हैं, हम सामान्य क्षेत्र में है, भले ही जम्मू कश्मीर जो है बर्फीला क्षेत्र हो। दूसरी चीज, अब कांग्रेस की सब दुर्गत देख लिए, और उम्र की भी राजनीतिक उम्र, कहीं उनकी पार्टी की राजनीतिक उम्र समाप्त हो रही है। और पीडीसी भी, अब पीडीपी जिसकी बात कर रहे हैं उसको भी कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। आप देखिएगा उस कश्मीर घाटी में बैली की बात मैं कर रहा हूं, वहां भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिलेगा और इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जब सरकार गठन के बाद मैं फिर आऊंगा तो आप कहेंगे कि हाँ दिनेश जी आपने क्या कहा। बिल्कुल, उसके बाद भी हम चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश जी इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। जी मोहंती जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। आलोक जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। पुष्पेन जी बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में शामिल होने के लिए। अजीत जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब देखना यह है कि क्या वाकई में जो लक्ष्य बीजेपी रख रही है अपने सामने वो पूरा हो पाएगा। घाटी में क्या वाकई में कमल खिलेगा, और क्या वहां पर अब्दुल्ला साहब अपनी जो एंटी इनकम्बेंसी की लोग बात कर रहे हैं उससे उभरने में कामयाब होंगे। इन तमाम मुद्दों पर कल थोड़ी बहुत स्थिति हो सकता है स्पष्ट होती हुई दिखाई दे। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए जैन टीवी। नमस्कार।